जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बैंक सीरीज को, जिसके अंदर हम आज पहले और दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करेंगे। आप भी साथ में भाग लीजिएगा, आंसर है वो दीजिएगा। और ये प्रश्न रिक्त स्थानों के लिए और एक नंबर वाले प्रश्नों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आप तैयार भी कर चुके होंगे, अच्छे से अभ्यास में ले लीजिएगा इन प्रश्नों को। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से, जिसमें आज का पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किस भूगोलवेता का है? किस भूगोलवेता का ये कथन है? तो सही उत्तर है रैडजेल, एलन सैंपल, ब्लास या ग्रिफिथ टेलर। और ये है सही उत्तर एलन सैंपल की ये परिभाषा है। अच्छे से तैयार करना है इन प्रश्नों को। दूसरा प्रश्न है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल की किस विचारधारा का उदय हुआ था? कल्याणपरक, आमूलवादी या रेडिकल या व्यवहारवादी या उपयुक्त सभी? सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिए 1970 के दशक में कल्याणपरक यानी मानवतावादी, आमूलवादी यानी रेडिकल और व्यवहारवादी तीनों विचारधाराओं का उदय हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा तीसरा कि रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? रुको और जाओ निश्चयवाद को हम नव निश्चयवाद भी कहते हैं। ये किसने दिया था? रैडजेल, एलन सैंपल, विडाल डी ला ब्लास या ग्रिफिथ टेलर? तो सही उत्तर है वो है ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद विचारधारा दी थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम यानी अप्रोच है वो नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या अन्वेषण और वर्णन? एक टेबल दी गई है, उसको आपने अच्छे से रीड किया हुआ है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? और वो है मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन 2 है ये मानव भूगोल का उपागम है, वो नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा पांचवा कि मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का प्रारंभ किस दशक से माना जाता है? गौर कीजिएगा, उत्तर आधुनिकवाद की बात हो रही है। 1950 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से या 1990 के दशक से? और सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 1990 के दशक से। पांचवें के बाद छठा प्रश्न है कि मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है? बहुत प्यारा प्रश्न है। मानवतावादी विचारधारा, कल्याणपरक विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा या व्यवहारवादी विचारधारा? क्या होगा इसका सही उत्तर? और वो है ऑप्शन 3 अमूलवादी विचारधारा, जिसे रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है। अगला सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने या प्राचीन महाकाव्य? तो कौन सा सही स्रोत है वो नहीं है? चंद्रमा से जो चट्टानी पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं वो, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है। बहुत अच्छे से आप सब जवाब दे पा रहे हो, खुशी हो रही है भी अपना मिशन साकार हो रहा है अब की बार 90 पार का। आठवां प्रश्न है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी देन है? तो ये तो आप सबके अच्छे से रटा हुआ है और वो है सही उत्तर ये रैडजेल की मानव भूगोल को दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न है 9वां कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल का ये कथन किस भूगोलवेता का है? 3 परिभाषा आपके सिलेबस में है, एक रैडजेल की, एक एलन सैंपल की, और ये जो सबसे बड़ी परिभाषा है ये है बड़े नाम वाले विडाल डी ला ब्लास साहब की, फ्रांस के थे ये। तो ये तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां
कि आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इसका मतलब 4 ऑप्शन जो दिए गए इनमें से एक आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, 3 है। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कौन से 3 उपक्षेत्र है। तो संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, कौन सा नहीं है इनमें से, और वो है निर्वाचन भूगोल। अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ निर्वाचन भूगोल किस भूगोल का उपक्षेत्र है, और वो है राजनीतिक भूगोल का, जिसमें हम सैन्य भूगोल, निर्वाचन भूगोल इनकी बात है वो करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप, और 11वां प्रश्न है अब, आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद या व्यवहारवाद। बहुत प्यारा प्रश्न है। और सही उत्तर क्या होगा? और सही उत्तर है ऑप्शन 1 पर्यावरणीय निश्चयवाद। अगर एग्जाम में आ जाए पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है तो सीधी सी बात है ये जो प्रश्न है ये उसका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां, कि मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना, प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना ये क्या कहलाता है? प्रकृति का मानवीयकरण, मानव का प्राकृतिकरण, प्रादेशिक विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? थोड़ा सा गौर करें। भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है मानव और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल रहा है, तो ये कहलाता है प्रकृति का मानवीकरण। अगर प्रश्न आ जाए प्रकृति का मानवीकरण क्या है तो ये प्रश्न उसका उत्तर हो जाएगा। और इसका जस्ट उल्टा, जब मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो वो क्या कहलाता है? मानव का प्राकृतिकरण है वो कहलाता है। अगला प्रश्न है 13वां, यहां न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है, इसका संबंध किस विचारधारा से है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद या व्यवहारवाद। तो इसका सही उत्तर है ग्रिफिथ टेलर की विचारधारा नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद है। यहां न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति मतलब न तो पर्यावरणीय निश्चयवाद और न ही नितांत स्वतंत्रता यानी संभववाद की स्थिति है, तो दोनों के बीच का मध्य मार्ग है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद दोनों के बीच का मध्य मार्ग है वो क्या कहलाता है? नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा देते हैं। ये बात किसने बताई? ग्रिफिथ टेलर ने। अगला प्रश्न है 14वां, कि निम्न में से किस तत्व को माता प्रकृति कहा जाता है? सामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा सही उत्तर है वो है, यहाँ लिखा हुआ भी आ गया, भौतिक पर्यावरण। तो माता प्रकृति किसे कहा जाता है? भौतिक पर्यावरण को। अगला प्रश्न हम लेंगे दूसरे चैप्टर से, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से। पहला प्रश्न है इस चैप्टर का वो है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक, भू आकृति, जलवायु, औद्योगिकरण या मृदा। तो हमें पता है भू आकृति, जलवायु और मृदा ये भौतिक कारक है और आर्थिक कारक है वो है औद्योगिकरण। इसी प्रकार नगरीकरण, औद्योगिकरण ये आर्थिक कारक होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार जवाब आप सब बच्चे दे पा रहे हो, खुशी हो रही है, भी मेहनत सार्थक हो रही है, रंग ला रही है। अगला प्रश्न है, प्रवास का अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक जो आकर्षित करता है आदमी को, अपनी तरफ खींचता है। राजनीतिक हलचल, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां या काम के बेहतर अवसर। तो क्या होगा आकर्षित करने वाली चीजों में? वो है काम के बेहतर अवसर। बहुत प्यारा आंसर। अगला तीसरा प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में रिक्त स्थान सह संबंध पाया जाता है। जनसंख्या की ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट जो होता है उनके बीच का रिलेशन क्या है? क्या दोनों बढ़ते हैं तो साथ बढ़ते हैं, दोनों घटते हैं तो साथ घटते हैं, या एक के बढ़ने से दूसरा घटता है? इस बात से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो दोनों में से जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में किस प्रकार का संबंध है? और वो है ऋणात्मक संबंध है।
भी, यानी जनसंख्या वृद्धि अगर बढ़ेगी तो आर्थिक विकास है वो घटता है। अगला प्रश्न है चौथा कि कै प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है, तो उस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या होगा। देखिएगा, जनसंख्या घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी परिभाषा आनी चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। और जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या है, कुल जनसंख्या ऊपर आएगी और इसके बटा में लिखा जाएगा क्षेत्रफल, जो कि कितना है 100 है। अब आप दो बिंदी से दो बिंदी काट देंगे तो कितना बच जाता है पीछे, 1500, और साथ में इकाई है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन 3, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बस फॉर्मूला आना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जनसंख्या ऊपर लिखनी है और एरिया क्षेत्रफल है वो नीचे लिखना है। अगला प्रश्न है पांचवां, देखिएगा कि निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, और वो महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो सही उत्तर है वो है अफ्रीका। यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल यानी कम जनसंख्या वितरण वाला एरिया नहीं है, इसका मतलब वो सघन वाले हैं, और एक उनमें से सघन वाला है, वो हमें छांटना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, अटाकामा हो गया, भूमध्य रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय जो प्रदेश है यहाँ पॉपुलेशन कम मिलती है। सबसे ज़्यादा इनमें से मिलती है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहाँ सघन जनसंख्या का वितरण है वो मिलता है। तो नहीं क्या उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन 3 हो गया। बहुत अच्छा जवाब। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इसका मतलब वो आकर्षित करने वाला है। तो सातवें प्रश्न के अंतर्गत उत्तर क्या होगा, जल अभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं या महामारियां। तो देखिए, जलाभाव, बेरोजगारी और महामारियां ये सारे प्रतिकर्ष कारक है। कौन सा नहीं है, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं हैं। ये कौन से कारक कहलाते हैं, ये आकर्षित करने वाले कारक कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अपकर्ष कारक। अगला प्रश्न देखिएगा आठवां, क्या जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। जनसंख्या वृद्धि में कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो वो घटक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या उपयोग सभी। तो ध्यान रखिए, जन्म, मृत्यु और प्रवास ये तीनों ही जनसंख्या परिवर्तन के घटक है। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा नौवां, एक बहुत प्यारी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये कथन किस विद्वान का है। जॉर्ज बी क्रेसी, राल्फ वाल्डो इमर्सन, लेविस ममफोर्ड या थॉमस माल्थस। किसकी परिभाषा है, और ये परिभाषा है दी गई है जॉर्ज बी क्रेसी की। इस परिभाषा को भी आप ध्यान में रखिएगा, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में है, भी बहुत अधिक स्थान पर कम लोग और कम जगह पर अधिक लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, क्या जननांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित है। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ते हैं, उसकी पहली स्टेज में क्या बताया गया जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में। तो पहला है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, दूसरा है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, तीसरा है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, और चौथा है जन्म दर समय के साथ घटना। तो क्या है सही उत्तर, प्रथम अवस्था में देखने को मिलता है जन्म दर भी अधिक और मृत्यु दर भी अधिक देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 इसका सही है। अगला प्रश्न है 11वां, क्या थॉमस माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम क्या है। जनसंख्या बढ़ती है तो उसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है माल्थस के अनुसार। तो उसने कहा भी अकाल पड़ेगा, बीमारी या युद्ध, अपने आप ये सिचुएशन होगी और जनसंख्या संतुलित हो जाएगी। तो ये तीनों ही परिणाम देखने को मिलते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला 12वां प्रश्न है कि विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, भारत, अमेरिका या इंडोनेशिया। तो एक तो ये ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश की है भाई,
वो है चीन की। और दूसरा जो इस प्रश्न में हमसे पूछा है वो है हमारा भारत, इंडिया। तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है और चौथे पे इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो हो गया ऑप्शन 2। पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य के अनुपात को क्या कहा जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है, डेफिनेशन का प्रश्न है ये भी। लोगों की संख्या यानी जनसंख्या और भूमि का आकार यानी क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात है वो क्या कहलाता है? और वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। ध्यान दीजिए, कुल जनसंख्या यानी लोगों की संख्या और कुल क्षेत्रफल यानी भूमि के आकार, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा हमें अच्छे से आनी चाहिए। अगला प्रश्न है 14वां, क्या निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी? बहुत प्राचीन टाइम में कह दिया था भी लोगों की जो संख्या है वो खाने की सामग्री से कहीं ज्यादा बढ़ेगी। तो ये किसने कहा? क्रेसी ने, इमर्सन ने, ममफोर्ड या थॉमस माल्थस ने? किसने कहा? तो ये सिद्धांत है किसका? थॉमस माल्थस ने। और इसने ये भी कहा था बढ़ेगी तो अपने आप ही अकाल, महामारी और युद्ध की स्थिति होगी और जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ये थॉमस माल्थस का विचार था। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, 15वां प्रश्न, क्या भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर खालिस्तान प्रतिशत है? 0.64, 1.64, 2.64 या 3.64? बहुत प्यारा प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है और सही उत्तर है वो है 1.64%। आप सबको पता है आज हम आपकी पहली बुक के ज्योग्राफी के पहले और दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि रिक्त स्थान के प्रश्न और वन लाइनर के जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो सारे क्लियर हो जाएं। उम्मीद कर रहा हूं आज के ये 29 जो प्रश्न आपने किए हैं ये सभी आपके सही हुए होंगे। कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कूल का नाम और मार्क्स है वो जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा भी हाँ बच्चे हैं वो रेस्पॉन्स दे रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही है। तो चलिएगा अगले वीडियो सेशन में अगले चैप्टरों के ऊपर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर अभ्यास करेंगे, नए नए प्रश्नों को भी साथ में शामिल करते रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।